फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबसे आसान चैप्टर कहूंगी, क्योंकि पता है आसान क्यों है, क्योंकि हमने इशू ऑफ द शेयर किया है चैप्टर को, कि किस तरीके से शेयर को इशू किया जाता है। देन उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी डिस्कस कर लिया हमने, किस तरीके से हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट रिजर्व बनाया था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया था, याद है या नहीं है? राइट हमें उसके इक्विवेलेंट बनाना पड़ता था कि हाँ जितने हमें रिडीम करने हैं एट द 5 ईयर के बाद, 3 ईयर्स के बाद, तो जितना अमाउंट हमें रिडीम करना होता है उतना अमाउंट हम क्या कर देते, प्रॉफिट में से निकाल लेते थे, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया इश्यू ऑफ द डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स को कैसे इशू किया जाता है। राइट इसके अंदर जो मेन टॉपिक था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। राइट चैनल पर विजिट करेंगे, देन यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। आपको यहाँ पर सभी वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर नंबर 1 से लेकर, जो कि हमने वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल से स्टार्ट किया था, देन वैल्यूएशन ऑफ द शेयर, देन इशू ऑफ द शेयर, ये सभी मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट्स में है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को मैंने इन डेप्थ विद एग्जाम्पल करवाया है। सो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं ना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसके लिए आपके लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो प्लेलिस्ट के अंदर 24 जो वीडियो है, इश्यू ऑफ द डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम पे किन किन टर्म कंडीशंस का हमने ध्यान रखा था, टॉपिक नंबर 10, दैट मीन्स टॉपिक नंबर 10 ये कहीं ना कहीं हमारा बेस रहने वाला है आज के वीडियो के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है। आज जस्ट हमने इसके एग्जाम्पल करने हैं और कुछ एक जो पॉइंट है, मेथड्स है, उनको डिस्कस करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सो दैट्स द रीजन मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये आसान है, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बट हाँ कुछ ट्रिक्स है, कुछ टिप्स है जो कि आपके लिए है। सो इस चैप्टर को बहुत ईजी बनाने के लिए स्टार्ट करें। चलो तो देखो, डिबेंचर्स का रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। रिडम्पशन का मतलब क्या है कि आपने जो पैसा पास्ट में अरेंज किया था उसको अब आके फाइनली पेमेंट करनी होगी। दैट मीन्स आपकी रीपेमेंट की टाइम आ चुका है। समझ पा रहे? तो रिडम्पशन का मतलब होता है रीपे किया जा रहा है जो भी पैसा आपने अरेंज किया था। कहाँ से? अपने होल्डर से, चाहे वो डिबेंचर्स होल्डर है। अब डिबेंचर्स के बारे में पढ़े तो डिबेंचर्स होल्डर्स की डिस्कस किया था। जब प्रेफरेंस के बारे में डिस्कस किया था तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर पढ़ा था हमने, है ना। तो जो पैसा आपने, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2020 के अंदर आपने अपने कंपनी के अंदर डिबेंचर इशू किए थे, वहां से आपने 1 लाख रुपए अरेंज किया था 2020 में, और ये बोला गया था कि 2025 में, चलो 2024 में मान लीजिए, 2024 में ये 1 लाख रुपए आपको क्या करने हैं, पे करने हैं। राइट तो अब ये देखो कि 2024 में यहां पर आके आपको 1 लाख रुपए पे करने हैं। ये एट पार भी हो सकते हैं बेटे, एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट पे कभी भी रिडीम नहीं होता, ये आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रीमियम पे होगा तो मान लीजिए 10% प्रीमियम हो गया तो मान लीजिए 1,10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करने का टाइम आ चुका है आपको, उस तारीख को जिस दिन आपने पेमेंट करनी थी उस दिन आप पेमेंट करने जा रहे हैं। अब रीपेमेंट करने जाओगे तो भाई कैश भी तो देखोगे ना, कि क्या आपके बैंक अकाउंट में, क्या आपके पास जो कैश अवेलेबल है या प्रॉफिट अवेलेबल है, आपके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट है कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनकी पेमेंट कर सकते हो, है ना। ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, इस तरीके से करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो कंपनी क्या करती है, इस बर्डन को एकदम से अपने ऊपर ना आने की वजह से वो क्या करती है, अपने पास एक छोटा सा रिजर्व बना के रख लेती है। रिजर्व समझते हो? जैसे कि मैं कहूँ कि एक बड़ा गुल्लक है, ठीक है, उस गुल्लक में मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। मैंने कहा कि 1 लाख रुपए मुझे पेमेंट करनी है 2024 को, तो मैंने क्या किया, इसमें से मैंने कुछ परसेंट इसमें से कुछ अमाउंट मैंने क्या कर लिया, अलग से अमाउंट में यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, रिजर्व। अच्छा, मैंने किस पर्पस के लिए की है, मैंने डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए की है। तो यहाँ पे क्या नाम दे दिया जाएगा कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना रही हूँ। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ना ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि DRR का मतलब क्या है, DRI का मतलब क्या है। ये कुछ एक लीगल प्रोविजंस है, जब कभी भी हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं ना, तो ये जरूर बनाना पड़ता है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। और दूसरा, यही पूरे चैप्टर का बेस है, बहुत आसान है। सुनो, अब मैंने क्या किया कि इस पूरे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मैंने एज अ रिजर्व करके रख लिया। रिजर्व क्यों रखा? क्योंकि मुझे डिबेंचर्स की
रिडीम करना है, इसीलिए इस रिजर्व का नाम क्या रख दिया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा मैम, ये जो हिस्सा आपने निकाला है वो क्या कोई पर्टिकुलर अमाउंट है या कोई पर्टिकुलर परसेंटेज है? यस, सुनो, मैंने कहा कि अब एक सेकेंड, मैंने कहा कि मेरे को 1 लाख रुपए मैंने इशू किए थे और रिडीम करने मैंने 1 लाख रुपए, एट पार का केस पहले लेते क्योंकि इजी समझ में आएगा, फिर हम प्रीमियम अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 2020 में था और ये 2024 में 31/3/2024 को मुझे क्या करना है, इसको पेमेंट करना है। तो मैंने क्या किया कि ये बोला गया है कि जो DRR आप क्रिएट करेंगे वो हमेशा 10% होगा बच्चे, किसका, ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू क्या है, 1 लाख। तो कहने का मतलब मैम 1 लाख का हमें 10% करना होगा। मैं क्या, हाँ जी बच्चे, कितना हो गया, 10,000 रुपीज़। ये जो 10,000 रुपये हैं आपको अपने जो बड़ा प्रॉफिट था उसमें से निकालने। अब मैंने कहा कि मेरे पास प्रॉफिट क्या है, 10 लाख का है, तो 10 लाख में से मैंने क्या किया, 10,000 रुपये निकालने पड़ेंगे, किसके नाम से, DRR के नाम से, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या किया होगा, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने 1 अप्रैल 2020 को शेयर इशू किए। तो एंट्री साथ साथ समझा दूं कि आसान लगे आपको, राइट। यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होने वाला है, सबसे पहले इशू की एंट्री होने वाली है। किसकी एंट्री होने वाली है, इशू की। तो क्या होता है कि आपके पास बैंक में पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया है, 1 लाख रुपए आया आपके पास, 1 लाख रुपए आया आपके पास, ठीक है। अच्छा देन उसके बाद आप ये अमाउंट को कैपिटल में कन्वर्ट करते, डिवेंचर में कन्वर्ट करते, तो देखो क्या आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए आ गया और यहाँ पे भी 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप पे मैंने आपको बताया, अब इसकी डेट क्या थी बच्चे, इसकी डेट थी स्पेसिफिकली, ध्यान से सुनना, कि 1/4/2020 थी, ठीक है, जिस दिन ये इशू किया। अच्छा अब बात ये उठती है कि मैम आपने ये जो DRR बनाया है 10% फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर तो बना लिया, ठीक है, ये हमने आउट ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लिया, ठीक है। अच्छा ये बनाया है किस तारीख को बनाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, किस तारीख को बनाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो अब आपने 1/4/2020 को इशू किया है, रिडीम करना है 31/3/2024 को। तो ये याद रखना है, इसकी जो डेट होने वाली है ना बच्चे, ये आपकी प्रीवियस ईयर ऑफ द रिडम्पशन ईयर। समझ नहीं आया मैम, मीन्स कि जिस साल आप रिडीम करने वाले हैं उससे पहले जो भी साल आएगा उसकी आखिरी डेट जो 31 तारीख होगी ना, वो हमारी क्या होने वाली है, इसको क्रिएट करने की डेट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल के अंदर 24 है, 31 मार्च 2024 है। अब इससे पहले जो भी 31 मार्च आएगा उसको हम DRR क्रिएट करेंगे। अब इससे पहले कौन सा आएगा, 2023 का आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ से 1/4/2023 से साल शुरू होगा और ये पूरा साल यहाँ पे खत्म हो गया होगा, ठीक है। अच्छा मैम इन केस हम यहाँ पर 2031 मार्च ना लेकर हम यहाँ पे ले लेते हैं 31 अक्टूबर ले लेते हैं, तो फिर कब क्रिएट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही होगा कि रिडम्पशन ईयर ये है, ठीक है। अब इससे पहले जो भी 31 मार्च आएगी, इससे पहले जो भी 31 मार्च आएगी हमें वही लेने। 31 मार्च कौन सी आएगी, 2024 की आएगी। अब यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी, क्यों, कैसे बता रही हूँ 2024 आएगी, देखो यहाँ पे 1/4/2024 31 ये हो गया, यहाँ से आपने इशू किया था, ठीक है, यहाँ पे 31/3/2021 1/4/2021 थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था जिससे कि आपको सभी क्लियर हो। एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा बना लेते इसको, समझ में अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चंस में डेट चेंज मिलेगी और जिसके कारण आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि अब कब बनाए DRR, ठीक है। तो देखो हमने 1/4/2020 को हमने इशू किया, 31/3/2021 एक साल हो गया कंप्लीट। दूसरा साल कंप्लीट होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर देखो 1/4/2021 31/3/2021 22, ठीक है। देन उसके बाद फिर
नया साल शुरू हो जाएगा 1/4/2022, फिर 31/3/2023, ठीक है। फिर आपका नया साल शुरू हो जाएगा 1/4/2023, 31/3/2023, ठीक है। फिर आपका नया साल शुरू हो जाएगा क्या कि 1/4/2023 और 31/3/2024 होगा या नहीं होगा। मैंने कहा कि आपने रिडीम कर दिया यहाँ पर अक्टूबर में आपने रिडीम कर दिया 31/3/2000, अब यहाँ 31/10/2000 यहाँ पे आपने 23 में रिडीम कर दिया। तो अब आपकी जो रिडम्पशन रिजर्व बनाने की डेट होने वाली है ना, इससे पहले जो भी 31 तारीख आ रही है, कौन सी तारीख आ रही है, ये वाली तारीख आ रही है, तो इस तारीख को हम क्या करने वाले हैं, DRR बच्चे क्रिएट करेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी कि जब भी रिडीम करें उससे पहले जो भी 31 मार्च आ रहा है उसको हम DRR क्रिएट करेंगे। अब हमारे एग्जाम्पल के अंदर हम क्या बना रहे हैं, 31 मार्च 2024 को हम अपने शेयर्स को डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं। तो इससे पहले जो 31 मार्च आ रही है वो क्या है, 31 मार्च 2023, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 31 मार्च 2023 को मेरे को सबसे पहले रिजर्व बनाना होगा। अच्छा, रिजर्व कहाँ से बनाना है, मेरे को प्रॉफिट में से बनाना है। अब आपको मैंने पहले एंट्री बताई हुई है कि क्या क्रिएट कर रहे हैं, पहली बात तो DRR क्रिएट कर रहे हैं। मैं क्या, हाँ जी सर, कितना क्रिएट किया, 10,000 क्रिएट किया। कैसे निकाला, 1 लाख का हमने 10% कर दिया, वाह जी वाह। अच्छा, कहाँ से क्रिएट कर रहे हैं हमारे, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं सरप्लस अकाउंट, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आप प्रॉफिट में से ये हिस्सा आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। दैट्स द रीजन यहाँ पर ये आएगा। इतना समझ में आया, ठीक है। दूसरा स्टेप भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन अब आ जाती है कि गवर्नमेंट पता है क्या कहती है कि इसको तुम रिजर्व को निकाल के रख रहे हो इस तारीख को, ठीक है, इस तारीख को तुम रिजर्व को निकाल के रख रहे हो। अब यहाँ पर देखो तुम्हें रिडीम कब करना है, कहते सर यहाँ करना है। तुमने निकाला कब, कहते यहाँ निकाला है। क्या तुम इतने टाइम पीरियड तक इसको अपने पास ही रखोगे, क्या फायदा है भाई तुम्हारा इसके अपने पास रखने का, क्या ये पैसे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए घर में रखे हैं, तो घर में रखे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे ना। तो आपको अगर उसको इन्वेस्ट कर दो, उसको पैसे को क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दिया जाए उन पैसों को, तो आपको कोई इनकम हो सकती है या नहीं हो सकती। डेफिनेटली आपने इन्वेस्टमेंट इसी जगह से किया, आपने इवन बैंक में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, शेड्यूल बैंक में आपने अपने पैसे को रख लिया, आपने SBI के अंदर रख दिया, तो आपको वहां से भी 6% का ब्याज मिलेगा 1 लाख के ऊपर में, इसकी 6,000 रुपये जरूर मिलेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो आपको जब रिडीम कर रहे हो, रिजर्व बनाया आपने 31/3 को, तो कहते हैं कि 31 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023, ठीक है, रिजर्व क्रिएट करने के बाद जो 30 अप्रैल आए ना उसको, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, आपको ये पैसा इन्वेस्ट कर देना है। अगर क्वेश्चन में डेट गिवन हो कि आपने इन्वेस्टमेंट कब की है, तो उसी डेट को आप लिख देना कि हाँ जी हमने इस तारीख को इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पे डेट क्या होगा, अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो 30 अप्रैल आपको लेनी है, ठीक है, और रिडम्पशन क्रिएट करने के बाद लेनी है। ये नया साल शुरू हो रहा है बच्चे, यहाँ से कौन सा साल शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपने इशू तक की एंट्री दी, ठीक है। अच्छा, एंट्री क्या बनेगी मैम, हमने डिबेंचर्स को रिडम्पशन को इन्वेस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो भी आपका था वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, रिजर्व नहीं आएगा, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट आएगी, राइट, हाँ रिजर्व भी आएगा। क्यों, ध्यान से सुनो। अब आपको ये तो देखो डेट तो पता चल गई रिजर्व की, DRRI की डेट पता चल गई है कि 30 अप्रैल होने वाली है। अब बात आ जाती है कि मैम अब बात की जाए तो ये कितने % क्रिएट होगा, ये रेट जो होने वाली है ये आपका 15% है। किसका होने वाली है, ये आपकी जो भी रिडम्पशन वैल्यू है ना, जो भी रिडम्पशन वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू। अब आपको पता है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था टॉपिक नंबर 10 के अंदर कि इशू जो होता है ना, और जिसकी फेस वैल्यू मैंने कहा कि 100 रुपये का है, 100 रुपये में बेच दिया। रिडीम 100 रुपये का है, 100 रुपये में बेच रही हूँ, 100 रुपये का है 110 में बेच रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 100 रुपये का है मैंने 90 में कर सकती हूँ, 100 रुपये का है मैं 110 में कर सकती हूँ, ठीक है, राइट।
आपने कभी नोट किया है, मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर ये वाले पॉइंट में अमाउंट केवल आपका फेस वैल्यू का आता है। अगर प्रीमियम पे इशू हुआ होता तो नीचे 2 में एंट्री आ जाती, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पे इशू होता है तो यहाँ पे ऊपर आ जाता है डिस्काउंट, इशू ऑन डिस्काउंट में। पता है इस बात का? अच्छा, हम यहाँ पर डिवेंचर की अमाउंट में हमेशा फेस वैल्यू लेते हैं। 100 का था 100 का ही लेंगे, आपने चाहे कितने में ही इशू किया हो, राइट? तो इसलिए बोला जाता है रिडम्पशन किस पे लेनी है, फेस वैल्यू पे लेनी है। तो दैट्स द रीजन ये मोस्ट ऑफ क्या होती है आपकी, आप इसी को बोल सकते हो कि 1 लाख के ऊपर आपको पहले तो 10% लेना है एज अ DRR, और फिर 15% लेना है आपको DRRI का। तो 1 लाख का मैं 15% करूँ तो मेरे पास कितना हो गया, 15,000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और ये मेरे बैंक में से जाएंगे पैसे टू अकाउंट 15,000। आई होप स्टेप नंबर 3 आपको अब क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना था, इशू करना था, फिर DRR क्रिएट करना था, फिर 30 अप्रैल तक इनका क्या करना है, मुझे इन्वेस्ट करना है। अब मैंने कहा कि मैम मैंने इस तारीख तक मुझे इन्वेस्ट करना था, पेन को चेंज करती हूँ, मैम मेरे को इस तारीख तक मुझे इन्वेस्ट करना था, इससे यहाँ तक मेरा इंटरेस्ट भी तो बना होगा ना, वो आपको 31 मार्च को मिलेगा। कहते हैं डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पर देखो स्टेप नंबर 4 क्या रहने वाला है कि जो आपकी, एक सेकेंड, 31 डेट हम सेम पेन से लगाते हैं, 31/3/2024 को हम रिडीम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमारी इनकम जो हुई है ना, इनकम जो हुई है फ्रॉम DRRI से वो नोट करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वही बात आ जाती है, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन ना हो कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला है तो ये एंट्री नहीं होगी बच्चे। अगर क्वेश्चन में ये इंटरेस्ट रेट गिवन है कि आपको 4% है, 5% है, 6% है, कुछ भी है, तो आपको ये एंट्री करनी होगी। मैं मान के चल रही हूँ ये 4% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट क्या है, आपकी इनकम है, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। किसके कारण हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। कितने पे हो रहा है कि 15,000 के ऊपर मुझे 4% के ऊपर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना हो गया 600 रुपये मुझे क्या मिल रहा है, एज अ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी स्टेप नंबर 4 के अंदर 31/3/2024 को, मैं अब इसको क्या करूंगी, 15,000 को जो मैंने इन्वेस्ट की थी इसको अब मैं क्या करने वाली हूँ, कैश करने वाली हूँ, इसको कैश में कन्वर्ट करने वाली, इसको सेल करने वाली हूँ। तो कैश में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, DRRI को हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे 15,000 मेरे पास ये आ गया। अब देखो 15,000 इन्वेस्ट करने से मुझे 600 का फायदा हो गया, जो कि कहीं ना कहीं आपकी रिडीम करने में मदद करने वाले, ठीक है। लास्ट एंट्री क्या होने वाली है, स्टेप नंबर 4 ये था, स्टेप नंबर 5 ये था, देन स्टेप नंबर 6 ये है कि आप ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होती है कि आपने देखो किस पे रिडीम किया है, रिडीम एट पार पे किया, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाली है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, डिबेंचर होल्डर को एक्चुअल में पेमेंट करने वाले हम, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अब क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं हमारे पास से, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ये आ गया समझ में। लास्ट स्टेप अब आपको क्या करना है, यही सेम तारीख को 31/3/2024 को, 31/3/2024 को क्या करना है, जो आपने DRR बनाया था, ये जो DRR बनाया था प्रॉफिट में से ये वाला पोर्शन, ये आपको क्या करना है बेटे, ये आपको DRR का बैलेंस आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। क्या, अब देखो जब DRR बनाया था ये क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, अब इसको सेट ऑफ किया जा रहा है, तो ये क्या होगा, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। मैम ऐसा कर क्यों रहेगी, हमने बनाया भी तो था, इसका यूज नहीं किया, ये माना जाता है, ये पता है हाइपोथेटिकल एंट्रीज है, तो कि आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये लीगल कंप्लेंसेस है, आपको बताया गया कि आपको ऐसे ही करना है। पहले इशू की एंट्री होने वाली है, फिर DRR बनाना है। DRR कब बनाना, जल्दी से रिवीजन करो, DRR कब बनाना है, जब भी रिडीम कर रहे हैं उससे पहले जो भी 31 तारीख आ रही है उसको कर दो, ठीक है। वो भी 10% करना है, आपकी डिबेंचर्स की इशू वैल्यू जो फेस वैल्यू है उसके बारे में बात की जा रही है,
ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, DRRI क्रिएट करना है, वो भी आपको 15% करना है आपके फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू हमेशा 100 रहने वाली है, तो इसलिए मैंने बोला है कि दोनों को आपको आपकी जो इशू अमाउंट है ना उसी के ऊपर कर देना। समझ में आया? अच्छा, DRI को बनाने के बाद उसके ऊपर इनकम भी हुई होगी। इनकम को फिर आपको क्या करना है, जिस साल को जिस दिन आप रिडीम कर रहे हो उस दिन पहले आपको इंटरेस्ट रिसीव करना है, फिर जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है वो आपको सेल करनी है आपको वो चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने डिवेंचर्स को ड्यू किया जाना चाहिए। देन उसके बाद फाइनली पेमेंट होने वाली है। फाइनल पेमेंट होने के बाद जो DRR बना है तो उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया आपका DRR। और वो भी आपका अगर बताऊं ना, ये फर्स्ट मेथड आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट मेथड आपका कंप्लीट हो गया। क्या क्या कौन सा? सुनो, ये मैंने आपको बताया था रिडम्पशन करना है। ये बताऊं, आपका ये जो फर्स्ट मेथड है ना ये कंप्लीट हो गया कि लमसम एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो अभी मैंने आपको समझाया ना वही एज इट इज रिपीट होने वाला है। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास कैपिटल, अपनी रिडम्पशन कैपिटल को रिडीम करने के लिए ना अब आपके पास साधन देखे जाते हैं ना कि हाँ कहाँ से किए। अब मैंने किसका यूज़ किया है, मैंने किसका यूज़ किया है, जो गुल्लक था ना मेरा बड़े वाला, मैंने उसका यूज़ किया, जिसे मैं क्या कह सकती हूँ, प्रॉफिट कह सकती हूँ, है ना। प्रॉफिट का में से मैंने कुछ हिस्सा निकाला, और वो हिस्सा कैसे निकाला, मैंने 10% लेकर निकाला, किसका, डिबेंचर्स की वैल्यू का, राइट। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है DRR बनाना, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब देखो ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाला हो गया, आ गया होगा समझ में कि आउट ऑफ प्रॉफिट कैसे करते हैं कि अमाउंट इक्विवेलेंट टू द डिबेंचर इशू इज ट्रांसफर फ्रॉम द सरप्लस अमाउंट अकाउंट टू न्यूली ओपन अकाउंट, दिस इज नोन एज अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आउट ऑफ द फ्रेश इशू का मतलब क्या है कि आप नए शेयर को इशू कर रहे हैं, और डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि आप अपने कैपिटल को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको DRR बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। तो ये 3 सोर्सेज है, राइट, समझ में आ रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा कि मेरे पास आउट ऑफ कैपिटल की बारे में बात की जा रही है। आउट ऑफ कैपिटल का सिनारियो आता है तो वहां पर हमें किसी भी तरह का DRR बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मैं कहूँ कि आउट ऑफ प्रॉफिट है तो आपको मीन्स की पूरा प्रॉफिट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो वहां पर आपको सारा 100% यूज करना होगा। अगर ये है कि मिक्सचर है कि आउट ऑफ प्रॉफिट भी है आउट ऑफ कैपिटल भी है, तो कंपलसरी है कि आपको 10% DRR बनाना होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटे कि किन किन कंपनीज को DRR बनाना कंपलसरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लिस्ट इशू की हुई है कि इन कंपनी को बनाना जरूरी है, इनको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको शॉर्टकट सा बताती हूँ, शॉर्टकट सी बात बताती हूँ। ये एंट्री मैंने बता दी है, वैसे आपके नोट्स में मैंने ऐड ऑन कर दिया था कि कैसे इनको करना है। पहले मैं आपको उस टॉपिक पे आती हूँ जो मेरा एग्जामिशंस के बारे में, कि DRR किसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब DRR नहीं बनाएंगे कोई व्यक्ति तो वहाँ पर क्या होगा, जब DRR नहीं बनाया जाएगा तो वहाँ पे DRR किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो DRR किसको नहीं बनाना, सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको DRR बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद एक फाइनेंस को अरेंज करवाते हैं, क्योंकि ये RBI के अंडर आते हैं, ठीक है, तो इनको बनाने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई भी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आपको कौन रेगुलेट करता है, RBI, मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो RBI रेगुलेट कर रही है, वो आपको उनको DRR बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको बैकअप कहाँ से मिल रहा है, मीन्स कि पैसे को जो स्ट्रॉन्ग हाथ कहते हैं ना कि इसके पीछे तो हाथ है, RBI का जिसके पीछे हाथ होगा, हमें उसके पीछे क्या नहीं बनाने की जरूरत है, DRR बनाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपकी बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या फिर आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, नेशनल हाउसिंग बैंक जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब मैम, तो ये तो यहाँ तो सभी के सभी कैंसिल हो गए। तो कहने का मतलब DRR केवल आपको अनलिस्टेड कंपनीज जो है, ठीक है, अनलिस्टेड जो कंपनी है उनको बनाना पड़ता है, राइट। और जो आपके नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि ऐसे डिबेंचर जो कि कन्वर्ट नहीं कर रहे हम, या तो शेयर के अंदर, चाहे वो प्रेफरेंस हो या फिर वो इक्विटी हो, ऐसे डिबेंचर्स को जरूरी, ऐसे पॉइंट के दौरान हमें 10% डिबेंचर्स 10% DRR बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। इतना समझ में आया। तो ये 2 पॉइंट याद रखने कि एक तो अनलिस्टेड कंपनी हो और एक आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे, उनको 10% DRR बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उनको 15% आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा,
ये तीनों सेम है, ये सारे के सारे ऐसे कि किसी को नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से केवल एक कंपनी जिसको DRRI करना पड़ेगा, DRI करना पड़ेगा, सॉरी, डिबेंचर रिडम्पशन जो भी कर रहे हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको पता है बुक में DRRI भी लिखना मिल सकता है, DRRI सिंपल आई भी, मतलब ये है कि जो आपने रिडम्पशन करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जो आपने सेविंग की है, ठीक है। तो इसलिए किसी की बुक में DRRI लिखा मिल सकता है, DRI भी मिल सकता है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं कि मैम ये अलग है ये अलग है, आपने कुछ लिखा अलग था, ठीक है। तो वहां पर जो लिस्टेड कंपनी है ना, अदर देन द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और आपके बैंक्स को छोड़ के उनको भी 15% क्या क्या करना पड़ेगा, DRI करना पड़ेगा, ठीक, समझ में आया। अब DRR का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि DRR का मतलब क्या है, एक ऐसा रिजर्व है, एक सेपरेट स्पेशल रिजर्व कह सकते हैं, ठीक है, जो कि क्रिएट किया जाता है टू इंश्योर दैट हैव द सफिशिएंट फंड, कि आपके पास सफिशिएंट फंड है टू रिपे देयर डिबेंचर होल्डर्स, अपने डिबेंचर होल्डर को पे करने के लिए रिडम्पशन के टाइम। ये एक ऐसा रिजर्व है जो कि क्रिएट किया जाता है कंपनी के द्वारा प्रॉफिट टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर होल्डर, कि डिबेंचर होल्डर को ये थोड़ा सिक्योर हो जाए कि हाँ हम प्रॉपरली बेसिस सिक्योर है और कंपनी ने हमारे लिए ये पैसा अरेंज कर रखा है कि जब हमारे पेमेंट की टाइम आए तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा, कौन इसको क्रिएट करेगा, अभी मैंने बताया केवल एक तो पहली बात तो अनलिस्टेड होगा और दूसरा आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को रिक्वायरमेंट होगी कि आपको 10% DRR बनाना पड़ेगा। परसेंटेज क्या होने वाली है, एटलीस्ट 10% तो आपको बनाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा बनाना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट होगा, बहुत ही अच्छी बात होगी। अब मैंने कहा कि 1 लाख में से एक तो 10,000 में बचाऊं, एक में 20,000 पे बचाऊं, एक में 30,000 पे बचाऊं, जितना ज़्यादा बचाओगे उतने ज़्यादा आपके डिबेंचर होल्डर सिक्योर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स की, मींस कि आपके जो फेस वैल्यू होने वाले हैं ना उसको आपको लेना है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो आपने रिजर्व किया है उसको अब आपको 31 अप्रैल से पहले क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो कितना क्रिएट करना पड़ेगा आपको, 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ड्यूरिंग द ईयर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, जिस साल आपकी मैच्योरिटी हो रही है उस टाइम जो भी अमाउंट होगी उसका वो भी फेस वैल्यू लेना है, पॉइंट भी नोटिंग, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो 1 लाख है तो 10% DRR और 15% DRI इसका लेना है, ठीक है। सॉरी, ये मैं एंट्री आपको करके दिखा चुकी हूँ कि DRR की एंट्री कैसे होती है, प्रॉफिट में से निकलती है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, बैंक से पैसा जाएगा, DRR इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। जब आप उसको कैश कराओगे, मींस कि कैश में कन्वर्ट करवाओगे, बैंक के पास पैसा आएगा, किसको बेचने के बाद, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद, ठीक है। अच्छा, ड्यू की एंट्री आपको बता दी मैंने, दिस इज देन नेक्स्ट क्या है, होल्डर को पेमेंट कर दी, और जो आपने DRR बनाया था उसको ट्रांसफर किया जाएगा आपको जनरल रिजर्व में। क्लियर है, क्लियर है, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और आपका पता है आपको फर्स्ट मेथड क्लियर हो समझ में कंप्लीट हो चुका है। वैसे भी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इस दोबारा से, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि आपका पूरा पक्का हो जाए। एक अलग से एग्जाम्पल लिया हुआ है जो आपके एग्जाम में आया हुआ, पता है आपको, ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, सो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत डाटा चेंज किया है, डेट को चेंज किया, अमाउंट को थोड़ा चेंज किया, बट एज इट इज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो उम्मीद करेंगे आपको जो लीगल एस्पेक्ट थे, रिसोर्सेज थे, ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो पार्ट 1 आपका वीडियो का ये हो जाता है फिनिश। देन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, केवल जस्ट ये करने वाले हैं, देन उसके बाद सिंकिंग फंड करने वाले हैं, देन हम करने वाले हैं, हमारा 4th पार्ट ये होगा, देन ओपन मार्केट एंड सिंकिंग फंड और DRR के बीच में जो डिफरेंस है वो हम 5th लेक्चर में करेंगे, या फिर हमारा 4th में कंक्लूड हो जाएगा अगर वो लेक्चर हमारा 30 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कोई भी दिक्कत रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे बाकी बच्चों के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे रिडम्पशन और प्रेफरेंस में, वो हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किए हैं। उम्मीद करेंगे आप सभी भी कमेंट सेक्शन में स्पेशली आप अपना डाउट डाल सकते हैं। अगर नोट्स लेने हैं तो आप नोट्स के लिए ना आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम का जो नंबर है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी दी हुई है और टीम का नंबर भी दिया है, तो आप उनको साथ बातचीत करके आप पता लगा सकते हैं कैसे आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, राइट।